Good afternoon, students. Today I have come with my next video. In this video, I am going to make you understand the second chapter of History of Class 6 Social Science. And the title of this chapter is On the Trail of Earliest People. So, firstly, I would like to discuss the title of this chapter. If we understand the title, we'll be able to understand that what actually we have to study in this chapter. सबसे पहले हम टाइटल को डिस्कस करेंगे सो दैट हमको ये समझ में आ जाए कि इस चैप्टर में हमको क्या स्टडी करना है. इस चैप्टर में हमको स्टडी करना है अबाउट द लाइव्स ऑफ अर्लीस्ट पीपल. अर्लीस्ट पीपल का मतलब क्या होता है? अर्लीस्ट पीपल का मतलब अबाउट द लाइफ ऑफ द बिगनिंग फेज ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन. मतलब ह्यूमन सिविलाइजेशन जब स्टार्ट हुई थी, मतलब ह्यूमन बीइंग्स पहले एनिमल्स थे, वो जब ह्यूमन बीइंग्स बने थे जस्ट उस टाइम पीरियड पे उनकी लाइफ कैसी थी उसके बारे में हमको स्टडी करना है. क्योंकि हम जो है वी आर द लेटेस्ट पीपल. ओके. और जब हम जस्ट ह्यूमन बीइंग्स बने थे तो उस टाइम पे हम क्या थे? अर्लीस्ट पीपल. तो वी आर द मॉडर्न पीपल एंड वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द लाइफ्स ऑफ मोस्ट एंशियंट पीपल. सबसे पुराने टाइम में जो ह्यूमन बीइंग्स थे, अर्लीस्ट ह्यूमन सिविलाइजेशन का जो अर्लीस्ट स्टेज था, अर्लीस्ट टाइम पीरियड था, उस टाइम पे लोगों की लाइफ कैसी थी उसको हमको डिटेल में स्टडी करना है. और ये वाला फेज़ जो अर्लीस्ट पीपल का फेज़ है, जैसे आज जो हम लोग रहे हैं, इस फेज़ को हम क्या बोलते हैं? मॉडर्न एरा. और उसको क्या बोलते थे? प्री हिस्टोरिक पीरियड. जो हिस्टोरियंस हैं, जो डिफरेंट हिस्ट्री के स्कॉलर्स हैं, उन्होंने ह्यूमन हिस्ट्री को कई फेजेस में डिवाइड करा है, कई पीरियड में. जैसे मॉडर्न हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, एंशियंट हिस्ट्री. अब एंशियंट हिस्ट्री को भी दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, हिस्टोरिक पीरियड एंड प्री हिस्टोरिक पीरियड. तो प्री हिस्टोरिक पीरियड क्या है? प्री हिस्टोरिक पीरियड इज दैट पीरियड ऑफ ह्यूमन लाइफ या दैट पीरियड ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री when human beings did not know the art of writing. ये वो टाइम पीरियड है जब ह्यूमन बींग्स को लिखना पढ़ना नहीं आता था, इसीलिए अपनी लाइफ के बारे में वो लोग कुछ लिख नहीं पाए. इसीलिए इस टाइम पीरियड के बारे में हमको कोई भी रिटन रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं है. और जब ह्यूमन बीइंग लिखना पढ़ना स्टार्ट कर दिया, उसके बाद का जो ह्यूमन बीइंग्स की जो लाइफ हम स्टडी करते हैं हिस्ट्री के जिस पोर्शन में, उसको बोलते हैं हिस्टोरिक पीरियड. उस पीरियड को बोलते हैं हिस्टोरिक पीरियड. प्री हिस्टोरिक पीरियड इज़ दैट पीरियड ऑफ हुज रिटन रिकॉर्ड इज़ नॉट अवेलेबल. जिसका रिटन रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं है, दैट पीरियड ऑफ हिस्ट्री इज़ नोन एज प्री हिस्टोरिक पीरियड. इज दिस क्लियर? इसी प्री हिस्टोरिक पीरियड को भी तीन पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, पैलियोलिथिक एज, मेजोलिथिक एज एंड नियोलिथिक एज. अब आप पूछेंगे पैलियोलिथिक एज क्या है, मेजोलिथिक, ये प्री हिस्टोरिक पीरियड के थ्री एजेस हैं. थ्री प्री हिस्टोरिक पीरियड को भी थ्री पीरियड्स में डिवाइड कर दिया गया. अब यदि पैलियोलिथिक की बात करें तो ये बना है पैलियो, दो वर्ड से बना है, ये ग्रीक वर्ड से. ग्रीस के जो लोग होते हैं उनको ग्रीक बोलते हैं, और वो लोग जिस भाषा को बोलते हैं उसको क्या बोलते हैं? ग्रीक लैंग्वेज. तो ग्रीक लैंग्वेज के दो शब्द हैं, पैलियो और लिथोस. लिथोस का मतलब होता है स्टोन, पैलियो मतलब ओल्ड. तो सबसे ओल्डेस्ट पीरियड हम चूँकि स्टडी कर रहे हैं, इस जो ये टाइम पीरियड है ह्यूमन हिस्ट्री का ओल्डेस्ट टाइम पीरियड है. और इस टाइम पे जितने भी स्टोन टूल, जितने भी टूल्स बनते थे, जितने भी सामान ह्यूमन बींग्स बनाते थे, वो केवल किसके बनाते थे? स्टोन का. इसमें स्टोन का बहुत इंपॉर्टेंस था. जैसे आज की डेट में मेटल का इंपॉर्टेंस है, सामान हम ज़्यादातर मेटल के बनाते थे, बट ड्यूरिंग दिस टाइम पीरियड पीपल डिड नॉट हैव एनी नॉलेज ऑफ मेटल. दैट इज़ वाई टू मेक डिफरेंट टूल्स, डिफरेंट गुड्स, मतलब जो भी बर्तन बनाना होता था या जो भी वेपन्स बनाने होते थे या कोई और भी सामान उनको बनाना होता था तो स्टोन के बनाते थे. तो ओल्डेस्ट पीरियड ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री व्हेन पीपल यूज्ड ओनली स्टोन टूल्स, दैट पीरियड इज नोन एज पैलियोलिथिक पीरियड. मीजोलिथिक का मतलब क्या होता है? ये भी दो टर्म से मिलकर बना हुआ है. किसे किसे? मीजो और प्लस लिथोस. लिथोस का मतलब स्टोन और मीजो का मतलब मिडिल. वो मिडिल टाइम पीरियड, प्री हिस्टोरिक जो टाइम पीरियड है उसका मिडिल वाला पीरियड. और इस पीरियड में भी क्या यूज़ होता था? स्टोन का ही यूज़ होता था, इसीलिए मिडिल से लिया गया मीज़ो. और
स्टोन से लिया गया लिथोस, तो मेसोलिथिक टाइम पीरियड या मेसोलिथिक स्टेज इसको बोलते हैं। थर्ड नियो, ये दो टर्म से मिलके बना है नियोलिथिक टाइम पीरियड। पहला किससे बना है? नियो, नियो का मतलब होता है न्यू, ये ग्रीक वर्ड है नियो। और लिथोस आप जानते ही हैं, लिथोस का मतलब क्या होता है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, स्टोन। तो ये जो है लेटेस्ट पीरियड, प्री हिस्टोरिक पीरियड का सबसे न्यू ओल्डेस्ट पीरियड क्या था? पैलियोलिथिक एज। मिडिल एज क्या था? मिडिल मेसोलिथिक एज। और जो लेटेस्ट या न्यूवेस्ट स्टेज था वो क्या था? नियोलिथिक। तो इसका नाम नियोलिथिक क्यों पड़ गया? बिकॉज इट वाज द न्यूएस्ट period of prehistoric period, or the latest period of prehistoric period. And during this time period, human beings kept on using the tools of made of stone. That is why लिथोस यहाँ पे लिया गया, क्योंकि स्टोन टूल्स अभी भी यूज़ होते थे। और ये न्यूएस्ट पीरियड था किसको? प्री हिस्टोरिक पीरियड का, इसीलिए इसका नाम पड़ा नियोलिथिक एज। इज इज क्लियर? अब तीनों के टाइम पीरियड आपको पता होना चाहिए। पैलियोलिथिक टाइम पीरियड का स्पैन क्या है? फ्रॉम 2 मिलियन ईयर्स एगो टू 12,000 ईयर्स एगो। मीजोलिथिक टाइम पीरियड का स्टेज है फ्रॉम 12,000 ईयर्स एगो टू 10,000 ईयर्स एगो। और नियोलिथिक टाइम पीरियड का जो टाइम स्पैन है दैट स्टार्टेड फ्रॉम 10,000 ईयर्स एगो एंड इट रैन अप टू 6,000 ईयर्स एगो, 6,000 ईयर्स एगो तक चला। तो इसका लाइफ स्पैन आप देख सकते हैं सबसे बड़ा है, या टाइम स्पैन सबसे बड़ा है पैलियोलिथिक का, 2 मिलियन ईयर्स एगो टू 12,000 ईयर्स एगो, मीन्स नियर अबाउट 2 मिलियन ईयर्स एगो। और इसका नियर अबाउट 2,000 ईयर्स, और इसका नियर अबाउट 4,000 ईयर। तो इसका जो टोटल टाइम स्पैन था 2,000, इसका 4,000 और इसका नियर अबाउट 2 मिलियन। तो सबसे बड़ा पूछा जा सकता है आपसे, द टाइम पीरियड ऑफ विच एज इज लार्जेस्ट? पैलियोलिथिक, मीजोलिथिक, नियोलिथिक। तब किसका बताएंगे? पैलियोलिथिक का। इज इज क्लियर? सो नेक्स्ट, वन मोर थिंग in this chapter, means in this second chapter, in the beginning portion of this chapter we'll study the life of human being in Paleolithic age, and in the end of this chapter we study the life of the people in Mesolithic age. And in third chapter, in the beginning of third chapter, again in briefly we'll study the life of human being in Mesolithic age, and in at the end of that chapter we'll study the life of ह्यूमन बींग्स इन नियोलिथिक एज। मीन्स इस चैप्टर में हमको पढ़ना है लाइफ ऑफ ह्यूमन बींग इन पैलियोलिथिक एंड मीजोलिथिक दोनों में, और अगले थर्ड चैप्टर में वी आर गोइंग टू स्टडी द लाइफ ऑफ ह्यूमन बींग इन मीजोलिथिक अगेन ब्रीफली एंड इन डिटेल अबाउट द लाइफ ऑफ पीपल इन नियोलिथिक एज। मतलब सेकेंड और थर्ड चैप्टर में हमको इन तीनों स्टेज के बारे में पढ़ना है। सेकेंड में 1+2 और थर्ड में पढ़ना है 2+3। ओके, तो ये सेकेंड स्टेज, फर्स्ट जो ये सेकेंड स्टेज है सेकेंड चैप्टर के एंड में, और सेकेंड स्टेज फिर से अगेन वी हैव टू स्टडी इन द बिगिनिंग ऑफ थर्ड चैप्टर, एंड इन द एंड ऑफ थर्ड चैप्टर वी हैव टू स्टडी अबाउट नियोलिथिक एज। इज दिस क्लियर? सो इस चैप्टर की हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पैलियोलिथिक टाइम पीरियड से। पैलियोलिथिक टाइम पीरियड पे जो ह्यूमन बींग्स थे दे वेर नोन एज हंटर गैदरर्स। इनको हंटर गैदरर्स क्यों बोला जाता था? ये हंटर गैदरर में दो टर्म्स हैं, पहला है हंटर और दूसरा गैदरर। बिकॉज पैलियोलिथिक टाइम पीरियड में ह्यूमन बींग्स डिड नॉट नो एग्रीकल्चर, इनको एग्रीकल्चर के बारे में कुछ भी पता नहीं था, इसीलिए फूड आइटम्स, सर्वाइवल के लिए इनको क्या ज़रूरी था? फूड आइटम्स। लेकिन एग्रीकल्चर नहीं करते थे, दैट इज़ वाई दे वर नॉट एबल टू ग्रो द फूड आइटम्स। तो खाने के लिए करते क्या थे? आइदर दे हंटेड एनिमल्स की या तो हंटिंग करते थे, और गैदर का मतलब क्या होता है? इकट्ठा करना, या इकट्ठा करते थे। क्या इकट्ठा करते थे? फ्रूट्स या वेजिटेबल्स। भाई जो नॉन वेजिटेरियंस होते थे वो एनिमल्स को हंट करके खाते थे, और जो जब उनको एनिमल्स नहीं मिलते थे या जो वेजिटेरियंस थे वो क्या करते थे? प्लांट प्रोड्यूस। मतलब प्लांट प्रोड्यूस का मतलब होता था पेड़ों पर जो भी चीज़ उगता है, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, उनको तोड़ के खाते थे, मतलब उनको इकट्ठा करते थे। तो इकट्ठा करने के कारण प्लांट प्रोड्यूस इकट्ठा करते थे, इसीलिए इनको गैदरर कहा गया। और
हंटिंग करते थे इसीलिए हंटर बोला गया। तो पैलियोलिथिक टाइम पीरियड के ह्यूमन बींग्स को क्या बोला जाता था? हंटर गैदरर, बिकॉज आइदर दे हंटेड एनिमल्स और दे कलेक्टेड प्लांट प्रोडक्ट्स लाइक फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, इनको कलेक्ट करके ये खाते थे। ओके, अब एक क्वेश्चन, यदि ह्यूमन हिस्ट्री पैलियोलिथिक टाइम पीरियड की आप पढ़े तो आप देखेंगे कि जो उस समय जो हंटर गैदरर्स थे वो एक फिक्स्ड प्लेस पे नहीं रहते थे। जैसे आज हम एक अपना डेस्टिनेशन बना लेते हैं, एक घर बना लेते हैं, रेजिडेंस अपना बना लेते हैं और वहाँ पे लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक हम रहते हैं। ओके, लेकिन वो ऐसा नहीं करते थे, दे केप्ट ऑन मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस। तो क्वेश्चन आता है कि हंटर गैदरर हमेशा मूव क्यों करते रहते थे? वाई वेयर दे ऑन द मूव? हमेशा वो एक जगह से दूसरे जगह पे घूमते क्यों रहते थे? दे मतलब कौन? हंटर गैदरर्स। तो इसके पॉइंट्स दिए गए, क्यों? क्योंकि इफ़ दे हैड स्टेड एट वन प्लेस फॉर अ लॉन्ग टाइम दे वुड हैव ईटन अप ऑल द अवेलेबल प्लांट्स एंड एनिमल्स। क्योंकि जब एक ही जगह पे लंबे समय तक वो रह जाते थे तो वहाँ जितने भी प्लांट प्रोडक्ट्स होते थे, फ्रूट्स वेजिटेबल्स, सबको खा लेते थे और एनिमल्स को मार के खा लेते थे। वो डोमेस्टिकेशन तो करते नहीं थे, मतलब पशुओं को पालते तो थे नहीं और एग्रीकल्चर नहीं करते थे। इसीलिए जितने भी प्लांट प्रोड्यूस और एनिमल्स होते थे उनको मार के कुछ समय खाते रहते थे, खाते खाते ये फिनिश हो जाते थे। तो जब वो एक एक एरिया में जब जितने भी प्लांट प्रोडक्ट्स रहते थे उनको खा लेते थे और जितने भी एनिमल्स रहते थे उनको मार लेते थे, तो फूड आइटम्स की स्केर्सिटी हो जाती थी। तो फूड आइटम्स के सर्च में न्यू प्लेसेस की तरफ ये क्या कर जाते थे? मूव कर जाते थे। तो पहला, इन द सर्च ऑफ न्यू areas where there was sufficient availability of animals and plant products, they moved from that place where they would have eaten up all the available resources. जहाँ दूसरा, सिंस एनिमल केप्ट ऑन मूविंग, एनिमल्स की हंटिंग करते थे और एनिमल हमेशा एक जगह से दूसरे जगह पे मूव करते रहते थे, इसलिए एनिमल्स की हंटिंग के लिए उनके पीछे पीछे एक जगह से दूसरे जगह ये मूव कर जाते थे। तीसरा, गैदरर्स हैड टू मूव फ्रॉम सीजन टू सीजन इन सर्च ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट्स। अब जानते हैं कि डिफरेंट जो प्लांट्स होते हैं उन पे जो फ्रूट्स या वेजिटेबल्स वो डिफरेंट डिफरेंट सीजन में डिफरेंट डिफरेंट एरियाज़ में आती थी। तो एक पर्टिकुलर सीजन में एक एरिया में रहते थे, वहाँ के जो भी प्लांट्स रहते थे उन पे जो फ्रूट्स वेजिटेबल्स होते थे खाते थे। जब दूसरा सीज़न चेंज होता था तो सारे फ्रूट्स वहाँ के ख़त्म हो जाते थे, तो नए सीज़न में नए एरिया में ऐसे एरिया में चले जाते थे जहाँ न्यू काइंड ऑफ प्लांट्स होते थे, जिन पे फ्रूट्स या वेजिटेबल्स अवेलेबल होते थे, वहाँ चले जाते थे। जब वहाँ सीज़न चेंज होता था तो वहाँ जब एक पर्टिकुलर सीज़न एंड होता था तो वहाँ के सारे प्लांट्स और वेजिटेबल्स, प्लांट्स के फ्रूट्स और वेजिटेबल्स फिनिश हो जाते थे। फिर नए सीज़न में नए एरिया में चले जाते थे, क्योंकि नए सीज़न में नए एरिया के नए प्लांट्स पे जो भी फ्रूट्स और वेजिटेबल्स आते थे उनको खाते थे। तो बिकॉज ऑफ दिस ऑल्सो दे केप्ट ऑन मूविंग। लास्ट, इन सर्च ऑफ वाटर सोर्स, जब एक जगह लॉन्ग टाइम ऑफ पीरियड तक रह जाते थे, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक रह जाते थे तो वहाँ के जो भी वाटर लेक या पॉन्ड्स के वाटर रहते थे वो जब ड्राई हो जाते थे या फिनिश हो जाते थे तो किसी ऐसे एरिया का सर्च करते थे जहाँ न्यू सोर्स ऑफ वाटर वाज अवेलेबल, लाइक न्यू लेक्स, न्यू पॉन्ड, वो सर्च करते थे और वहाँ पे मूव कर जाते थे। सो इन द सर्च ऑफ वाटर रिसोर्स ऑल्सो दे केप्ट ऑन मूविंग। नेक्स्ट, अब जैसा कि मैंने आपको बताया जो पैलियोलिथिक टाइम पीरियड है, इस टाइम पीरियड पे लोग यूज़ करते थे स्टोन के बने हुए सामान। जो स्टोन टूल्स होते थे उसको किस लिए यूज़ करते थे, किन कामों में स्टोन के जो भी टूल्स या सामान बनाते थे उनका क्या यूज़ था, ये हमको पढ़ना है। यूज़ ऑफ स्टोन टूल्स टू कट द मीट, वो लोग एनिमल्स को मार के उनका मीट खाते थे, तो मीट और बोन को कट करने के लिए। स्क्रैप द बार्क, पेड़ की छाल काटते थे, पेड़ की छाल को वो इस्तेमाल करते थे, कपड़े के रूप में इस्तेमाल करते थे पेड़ की छाल को, या खाना वगैरह रखने के लिए या किसी भी अदर दूसरे यूजेस में बार्क ऑफ डिफरेंट प्लांट्स वेयर यूज्ड। एंड चॉप द फ्रूट्स, फ्रूट्स की चॉपिंग करने के लिए, फ्रूट्स को काट के खाने के लिए। और रूट्स, बहुत सारे ऐसे प्लांट होते हैं जिनकी रूट हम खाते हैं, जिनकी जड़ें खाते हैं, रूट्स, तो उनको भी चॉपिंग करने के लिए यूज़ करते थे। ओके, आप देख सकते हैं ये जो डायग्राम लिया गया है इसमें कोई व्यक्ति है, ये पैलियोलिथिक टाइम पीरियड को देखते हुए इसकी ड्राइंग करी गई। इसमें एक प्लांट है, प्लांट की रूट को वो स्टोन टूल्स से एक स्टोन को कट करके शार्प बना लिया है, शार्प एजेस बना लिया है और उससे लैंड के डिगिंग करके वो निकाल रहा है। क्या निकाल रहा है? रूट्स। इसी को ये खाएगा। नेक्स्ट,
टू मेक स्पीयर, भाले बनाने के लिए, और एरो, हंटिंग के लिए भाले और एरो का इस्तेमाल करते थे। वो भी किसके बने होते थे? स्टोन के बने होते थे। टू चॉप द वुड, जलाने के लिए लकड़ी इस्तेमाल करते थे ये। जो भी लकड़ी, भाई उस टाइम पे तो लकड़ी ही इस्तेमाल करी जाती थी, आग जलाने के लिए या खाना पकाने के लिए लकड़ी जलाते थे। तो लकड़ी जलाने के लिए पहले लकड़ी की चॉपिंग करते थे, उसको भी चॉपिंग किससे करते थे? स्टोन टूल से। टू डिग द ग्राउंड एंड टू कलेक्ट द एडिबल रूट्स, से देखिए डिगिंग कर रहा है, ग्राउंड की रूट्स को निकाल रहा है। एंड टू स्टिच द क्लॉथ, एनिमल स्किन को यूज़ करके एनिमल को मारते थे तो उनकी स्किन को की स्टिचिंग, सिलाई करते थे। देखिए सिल रहा है, दिस पर्सन इज डूइंग द स्टिचिंग ऑफ द प्लांट, सॉरी एनिमल स्किन टू मेक द क्लॉथ। कपड़े बनाते थे उस समय, जो भी कपड़े वगैरह बनते थे वो एनिमल स्किन से। तो एनिमल स्किन को निकालते थे, एनिमल्स को मारने के बाद मीट और बोन को खा लेते थे। उसके बाद जो उनका लेदर बचता था स्किन का, उससे स्टिचिंग करते थे और कपड़े बना के पहनते थे। तो ये सारे यूसेस थे। अब एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है, चूजिंग अ प्लेस टू लिव इन, कैसे वो डिसाइड करते थे रहने, जो भी जहाँ भी कुछ टाइम के लिए रहते थे वो, जैसा कि मैंने बताया, दे नेवर स्टेड एट वन प्लेस फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। वो कभी भी एक जगह पे बहुत लंबे समय तक नहीं रुकते थे। कारण मैंने बताया, वाई दे हैड टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अदर, क्योंकि उनको एनिमल्स को मार के खाना रहता था। तो एनिमल्स जब एक जगह ख़त्म हो जाते थे तो एक दूसरी जगह जाना पड़ता था। या प्लांट प्रोड्यूस, एक सीज़न में जब एक प्लांट्स के जितने भी प्रोडक्ट्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स ख़त्म हो जाते थे तो नए सीज़न में नए प्लेस की तरफ चले जाते थे। या जब वाटर, जो लेक्स या पॉन्ड्स के वाटर सूख जाते थे तो किसी दूसरे एरिया में चले जाते थे जहाँ लेक्स और पॉन्ड्स में वाटर अवेलेबल होता था। तो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में जब एक जगह पे वो रुकते थे तो किस बेसिस पे रहने का जो प्लेस उनका था उसको वो डिटरमाइन करते थे। हाउ दे चोज अ प्लेस टू लिव इवन फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। कम समय तक ही एक जगह पे रुकते थे, लेकिन जिस जगह पे भी इवन फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए भी जब वो रुकते थे तो किस बेसिस पे उस जगह को सेलेक्ट करते थे रहने के लिए। तो फर्स्ट पॉइंट है, हंटर गैदरर्स सेलेक्टेड दोज प्लेसेस टू लिव विच वेयर नियर द सोर्सेज ऑफ वाटर लाइक रिवर एंड लेक। चूँकि उस समय टैप वाटर या परमानेंट सोर्स ऑफ वाटर वॉज नॉट अवेलेबल, दैट इज़ वाई एंड फॉर सर्वाइवल दे हैड टू ड्रिंक वाटर। जिंदा रहने के लिए उनको पानी पीना रहता था, इसलिए ऐसे प्लेस को सेलेक्ट करते थे रहने के लिए जहाँ पे वाटर सोर्स अवेलेबल हो। वाटर सोर्स मतलब जहाँ से पानी मिल सके। तो उस टाइम पे रिवर और लेक या पॉन्ड्स, ऐसे जो वाटर के सोर्स होते थे उनके किनारे वो रहते थे। दूसरा, उस टाइम पे स्टोन टूल्स बहुत इंपॉर्टेंट थे। जो भी सामान बनाते थे वो स्टोन के बनाते थे, इसलिए ऐसे जगह पे को भी वो चूज़ करते थे रहने के लिए जहाँ पे गुड क्वालिटी स्टोन वॉज अवेलेबल। ओके, अब एक टर्म आता है फैक्ट्री साइट। फैक्ट्री साइट का मतलब क्या? साइट का मतलब होता है प्लेस, SITE। साइट का मतलब होता है जगह। फैक्ट्री साइट मतलब places where stone was found and where people made tools are known as factory site। पास्ट टाइम में, पैलियोलिथिक टाइम पीरियड पे जहाँ पे स्टोन मिलते थे और वहाँ पे लोग स्टोन के टूल्स बनाते थे, उनको फैक्ट्री साइट भी बोला जाता था। आज भी फैक्ट्री क्या होती है? फैक्ट्री जहाँ पे कुछ सामान बनता है, जिस बिल्डिंग में कोई सामान बनता है उसको फैक्ट्री बोलते हैं। तो उस टाइम में सामान किसके बनते थे? स्टोन टूल्स। तो जहाँ पे स्टोन टूल्स बनते थे उनको फैक्ट्री साइट बोला जाता था। एंड हैबिटेशन कम फैक्ट्री साइट का मतलब क्या होता है? हैबिटेशन का मतलब क्या होता है? रेजिडेंस। हैबिटेशन का मतलब होता है रेजिडेंस। रेजिडेंस का मतलब क्या होता है? रहने का स्थान। तो हैबिटेशन का मतलब हो गया रहने का स्थान। तो हैबिटेशन मतलब कुछ ऐसी जगह है जहाँ पे लोगों का हैबिटेशन था, लोग रहते भी थे, और फैक्ट्री साइट मतलब स्टोन के टूल्स बनाते थे। तो जब एक ही जगह पे ये दोनों काम होता था तो उनको बोलते थे हैबिटेशन कम फैक्ट्री साइट। सम प्लेसेस हैव बीन फाउंड वेयर पीपल लिव्ड, जहाँ पे लोग रहते थे, एज वेल एज मेड स्टोन टूल्स ऑल्सो, और स्टोन से सामान भी बनाते थे। तो इन प्लेसेस को कहा गया हैबिटेशन कम फैक्ट्री साइट।
आज की डेट में भी हैबिटेशन कम फैक्ट्री साइट हमको मिलता है। कई बार आप देखे होंगे गोल्ड स्मिथ, सॉरी जो ये ब्लैक स्मिथ होते हैं, जो लोहार होते हैं, अपने घर में ही, मतलब जिस जिस मकान में वो रहते हैं उसी मकान के एक पोर्शन में वो ब्लैक स्मिथ का काम करते हैं, मतलब लोहे का सामान भी बनाते हैं। तो वो जहाँ सामान बनता है वो फैक्ट्री हो गया, और उसी घर में वो रह रहे हैं, तो वो घर उनका हैबिटेशन कम फैक्ट्री साइट हो गया। या आप देखे होंगे जिस कोई कई सारे लोग ऐसे होते हैं जिनकी ग्रॉसरी शॉप होती है, उस शॉप को वो अपने घर में ही खोले रहते हैं, मतलब उसी बिल्डिंग में वो रहते भी हैं तो हैबिटेशन हो गया, और उसी बिल्डिंग में वो सामान बेचते हैं, मतलब उसी बिल्डिंग में कुछ बिजनेस करते हैं, या कुछ सामान खरीद के बेचते हैं, या शॉप डाला हुआ है उन्होंने, मतलब वो उनका फैक्ट्री साइड भी है, हैबिटेशन साइड भी है। ओके। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी शॉप अलग से अलग दूसरे शॉपिंग मॉल में खोले रहते हैं। तो जो शॉपिंग मॉल्स हैं वो किसके एग्जांपल्स हैं? वहाँ पे केवल शॉप 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 है, वहाँ सामान बना के केवल बेचे जा रहे हैं, तो वो फैक्ट्री साइट हो गया। ओके। और कोई व्यक्ति है वो अपने घर में कोई सामान नहीं बना रहा है, अपने घर में रह रहा है केवल, जैसे आपका घर होगा, आप अपनी जो भी आपकी बिल्डिंग होगी उसमें आप रह रहे होंगे, तो यदि केवल एक बिल्डिंग में लोग रह रहे हैं, रहने का स्थान है, तो हैबिटेशन साइट हो गया। या केवल सामान बन रहा है कहीं पे, या कहीं पे शॉप है, कोई सामान बेचा जा रहा है, तो फैक्ट्री साइट हो गया। लेकिन सेम बिल्डिंग में लोग, एक व्यक्ति रह भी रहा है और उसी में उस वो काम भी कर रहा है, मतलब उसी में उसने शॉप भी खोली हुई है या कोई सामान बना के बेच रहा है, तो हैबिटेशन कम फैक्ट्री साइट बोला जाता है। तो उस ज़माने हम पैलियोलिथिक टाइम पीरियड में क्या काम होता था, लोग स्टोन टूल्स बनाते थे। तो सम प्लेसेस हैव बीन फाउंड वेयर, कुछ ऐसे प्लेस खुदाई से मिले हैं। आर्कियोलॉजिस्ट, पिछले चैप्टर में मैंने बताया था कौन होते हैं, आर्कियोलॉजिस्ट ने खुदाई करी है, तो कुछ ऐसी जगह मिले हैं जो पैलियोलिथिक टाइम पीरियड से बिलोंग करते हैं, मतलब जो प्लेसेस 2 मिलियन ईयर्स एगो एग्जिस्ट करते थे, और वहाँ पे लोग जहाँ रहते थे वहीं पे स्टोन टूल्स बनाते थे, इसलिए इन प्लेसेस को कहा जाता है हैबिटेशन कम फैक्ट्री साइट। इज इज क्लियर? और इन प्लेसेस में से कुछ जो इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं वो भीमबेटका, हुंसगी और कुरनूल केव हैं। इनको आगे एक मैप में मैंने दिखाया है, उस मैप को मैं दिखा देता हूँ आपको। आप देख सकते हैं भीमबेटका, ये भीमबेटका एक प्लेस है एमपी में, और कुरनूल केव्स आंध्र प्रदेश में है, और हुंसगी कर्नाटका में। ये 3 प्लेसेस हैं। ये तीनों प्लेसेस क्या हैं? पैलियोलिथिक साइट्स हैं, पैलियोलिथिक टाइम पीरियड से बिलोंग करते हैं। और इन तीनों प्लेसेस की खासियत क्या है? दीज वेयर द हैबिटेशन कम फैक्ट्री साइट, मतलब यहाँ पे पैलियोलिथिक टाइम पीरियड में भीमबेटका में, हुंसगी और कुरनूल केव में लोग रहते भी थे सेम प्लेस पे, और उसी प्लेस पे स्टोन टूल्स भी बनाते थे। ओके। और पास्ट में जो लोग रहते थे वो रहने के लिए वाटर रिसोर्सेज के पास वाली जगह को चुनते थे, जहाँ स्टोन टूल्स मिलते थे उस जगह को चुनते थे। और तीसरा, वो केव्स को भी चुनते थे, नेचुरल जो माउंटेन्स में जो केव्स रहती हैं, इस तरह से जो केव्स होती है ना, माउंटेन है इस तरह से, और केव्स, केव के अंदर जो हॉल होता है, माउंटेन्स के अंदर नेचुरली जो हॉल वाला एरिया होता है, खोखला स्थान होता है, उसके अंदर कोई रह सकता है, तो वो लोग इसको रहने के लिए चूज़ करते थे। क्यों? क्योंकि उनको इससे शेल्टर मिलती थी, बच पाते थे किससे? रेन से, हीट से, गर्मी पड़ती थी तो छाया मिलती थी, तेज़ हवा चलती थी तो उससे भी प्रोटेक्शन रहता था। तो इसलिए भी इन लोग केव को चुनते थे रहने के लिए। तो रहने के लिए कौन कौन से स्थान चुने थे पास्ट में, लोग सेलेक्ट करते थे? दोज प्लेसेस वेयर गुड क्वालिटी स्टोन वॉज अवेलेबल, where water resources were available, and द प्लेसेस वेयर केव्स वेयर अवेलेबल, जहाँ पे गुफाएं होती थी, ताकि जब बारिश हो या बहुत ज़्यादा हीट पड़ने लगे या बहुत तेज़ आंधी आ जाए तो उन केव्स में जाके वो छुप जाएं। तो इस तरह से हम लोगों ने समझा कि हाउ पीपल चूज अ प्लेस टू लिव इन ड्यूरिंग पैलियोलिथिक टाइम पीरियड। नेक्स्ट टॉपिक, मैप में आप जो दिखाना था वो मैंने आपको दिखा दिया इस मैप के हेल्प से। मेकिंग स्टोन टूल्स में, जैसा कि मैंने बताया था, पैलियोलिथिक टाइम पीरियड में, मीजोलिथिक और इवन नियोलिथिक टाइम पीरियड में भी लोग स्टोन टूल्स ही इस्तेमाल करते थे, स्टोन के बने हुए सामान। तो स्टोन टूल्स कैसे बनाते थे? स्टोन टूल बनाने की 2 मेथड्स उस समय इस्तेमाल करे जाते थे। पहला था स्टोन ऑन स्टोन, जैसा कि इस डायग्राम में दिखाया गया, इस पिक्चर में दिखाया गया है। एक स्टोन ले लेते थे एक हाथ में, उसको हैमर के रूप में यूज़ करते थे, और दूसरा स्टोन जिसे सामान बनाना रहता था, पहले वाले हैमर से दूसरे पे स्ट्राइक करते थे, और दूसरे वाले स्टोन को पर्टिकुलर शेप में कट करते थे, जो भी टूल बनाना रहता था। टूल बनाने के लिए एक स्टोन
से दूसरे स्टोन पे स्ट्राइक करते थे, मारते थे, हैमर के रूप में इस्तेमाल करते थे एक को, और दूसरे को कट करते थे। इसको बोलते थे स्टोन ऑन स्टोन। क्यों? क्योंकि एक स्टोन से दूसरे स्टोन पे वो स्ट्राइक करते थे, जैसे इसमें दिखाया गया है स्टोन टूल बनाने के लिए। ये टेक्निक थी। और दूसरा था प्रेशर फ्लैकिंग मेथड। प्रेशर फ्लैकिंग मेथड में क्या करते थे, एक स्टोन को हैमर के रूप में इस्तेमाल करते थे, और दूसरा स्टोन वो होता था जिससे कोई टूल बनाना होता था। तो ये जो हैमर से जिस स्टोन से टूल बनाना रहता था, डायरेक्टली उस पर स्ट्राइक नहीं करते थे, बल्कि पीस ऑफ बोन ले लेते थे, और पीस ऑफ बोन को इस पे रखते थे, और ये स्ट्राइक इस पे करते थे पीस ऑफ बोन पे, और इस पीस ऑफ बोन से इस वाले स्टोन को कट करते थे। इसके आज के ज़माने में छेनी आप देखे होंगे, हैमर को छेनी पे मार के हम स्टोन्स को कट करते हुए या ब्रिक्स को कट करते हुए हम लोगों ने मेसन को देखा होगा। वैसे इस ज़माने में मतलब डायरेक्टली स्टोन से दूसरे स्टोन पे जैसे इस मेथड में होता था, स्ट्राइक नहीं करते थे, बल्कि स्टोन से एक पीस ऑफ बोन को छेनी के रूप में इस्तेमाल करते थे, और दूसरे स्टोन से क्या करते थे, कट कर दूसरे स्टोन को कट करते थे प्रॉपर स्टोन टूल्स बनाने के लिए। दूसरा था प्रेशर फ्लैकिंग मेथड। हैमर स्टोन वाज स्ट्रक ऑन अ पीस ऑफ बोन और स्टोन टू कट अनदर स्टोन टू मेक अ टूल। ये था दूसरा मेथड। नेक्स्ट, फाइंडिंग आउट अबाउट फायर। मतलब यही पैलियोलिथिक टाइम पीरियड में ह्यूमन बीइंग्स ने फायर को इन्वेंट कर लिया था। और इंडिया में सबसे पहले कहाँ एविडेंस मिला है जहाँ पे फायर का इस्तेमाल किया जाता था? आग वो कुरनूल केव्स जो मैंने बताया था आपको, इट इज़ सिचुएटेड इन आंध्र प्रदेश। इन कुरनूल केव में राख का प्रमाण मिला है। मतलब इससे माना जाता है कि इंडिया में सबसे पहले फायर का इस्तेमाल यहीं पे किया गया होगा। और अब क्वेश्चन ये पूछा जाता है, व्हाट वुड बी द यूज़ ऑफ फायर इन पास्ट? पास्ट में आग का क्या आज आग का क्या इस्तेमाल है हम जानते ही हैं। पास्ट में क्या इस्तेमाल था? सोर्स ऑफ लाइट। उस समय बल्ब या इलेक्ट्रिसिटी का इन्वेंशन नहीं हुआ था, तो रात के अंधेरों को दूर करने के लिए, लाइट करने के लिए आग जलाते थे। टू कट नहीं है यहाँ पे, चेंज कर लीजिएगा, कुक, इसे आप लोग चेंज कर लीजिएगा, इट इज़ कुक। मीट पकाने के लिए, एंड टू स्केयर अवे द एनिमल। जब एनिमल्स अटैक करते थे तो आग जला देते थे, तो आग से डर के एनिमल्स भाग जाते थे, तो एनिमल्स को डराने के लिए इस्तेमाल करते थे। इज दिस क्लियर? अब एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, अब ये पोर्शन स्टार्ट हो जाता है इसमें मीज़ोलिथिक टाइम पीरियड का पोर्शन। क्योंकि मीज़ोलिथिक टाइम पीरियड कब स्टार्ट होता है? अराउंड 12,000 ईयर्स एगो मीज़ोलिथिक टाइम पीरियड। और मीज़ोलिथिक टाइम पीरियड में ह्यूमन बींग्स हंटर गैदरर्स से फार्मर और हर्डर बनना स्टार्ट हो गया था। पहले ये लोग क्या थे? हंटर। हंटर गैदरर से अब किस में कन्वर्ट होने लगे? फार्मर एंड हर्डर। फार्मर मतलब जो खेती करते हैं, हर्डर मतलब जो जानवर पालते हैं, चरवाहे जो होते हैं, जो जानवरों को डोमेस्टिकेशन करते हैं और एनिमल प्रोड्यूस जैसे मिल्क, बटर, चीज़ या मीट एनिमल से, या एग, या जो भी फिश है इसको बेच के जो पैसा कमाते हैं या जो अपनी लाइवलीहुड अर्न करते हैं, उनको बोलते हैं हर्डर। हर्डर मतलब जो जानवर पालते हैं, फार्मर मतलब जो खेती करते हैं। तो पहले ह्यूमन बींग्स पैलियोलिथिक टाइम पीरियड में, अभी तक जो ह्यूमन बींग्स के बारे में हमने इस चैप्टर में पढ़ा, पैलियोलिथिक टाइम पीरियड में, उस टाइम में ह्यूमन बींग हंटर गैदरर थे। अब हम आ गए हैं किस टाइम पीरियड में? मीज़ोलिथिक टाइम पीरियड में। मीज़ोलिथिक टाइम पीरियड में ह्यूमन बींग्स हंटर गैदरर से किस में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो गए थे? स्लोली दे स्टार्टेड बिकमिंग द हर्डर एज वेल एज फार्मर। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि लोग हर्डर कैसे बन गए, गैदरर से हर्डर कैसे बन गए। हंटर गैदरर से हर्डर। हर्डर मतलब चरवाहे। चरवाहे जो जानवरों को पालते हैं और उनसे जो भी उनको मिलता है उसको यूज़ करते हैं, जैसे मिल्क मिला, मीट मिला, एग मिला। तो इसका कारण मतलब कैसे बने वो, उस प्रोसेस को हमको समझना है। अराउंड 12,000 ईयर्स एगो, मतलब जब मीज़ोलिथिक टाइम पीरियड स्टार्ट होता है, उसी टाइम पे वर्ल्ड का क्लाइमेट चेंज हो गया और वर्ल्ड का टेम्परेचर रिलेटिवली इंक्रीज़ हुआ। और जब टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है तो रेनफॉल भी ज़्यादा होती है। बिकॉज ऑफ दिस रेनफॉल इंक्रीज, बारिश ज़्यादा हुई, और जब बारिश ज़्यादा होती है तो न्यू न्यू काइंड ऑफ ग्रासेज उगाती हैं। बारिश के सीज़न में आप देखते हैं चारों तरफ हरियाली घासें निकल आती हैं, तो ग्रास लैंड, ग्रास के बड़े बड़े लैंड मतलब बड़े बड़े घास के मैदान डेवलप हो गए। पूरी दुनिया में बड़े बड़े घास के मैदान डेवलप हो गए। जब ग्रास लैंड डेवलप हुए तो बहुत सारे
ग्रास ईटिंग एनिमल्स का भी इमर्जेंस होता है इसी टाइम पीरियड पे। ऐसे बहुत सारे एनिमल्स फॉरेस्ट से निकल के बाहर, क्योंकि फॉरेस्ट में रहते थे तो उनको हमेशा ये लगता था कि जो हंटिंग एनिमल्स उनकी उनको हंट करके खा जाएंगे, तो एक डर रहता था। लेकिन चूंकि उनको जो भी उनका फॉडर था वो फॉरेस्ट में ही अवेलेबल था, इसीलिए मजबूरी में उनको फॉरेस्ट में रहना पड़ता था। लेकिन अब ग्रास लैंड डेवलप हो गया आउटसाइड ऑफ फॉरेस्ट, तो फॉरेस्ट के बाहर निकल कर चले आए जानवरों से, मतलब जैसे लायन हुआ, टाइगर हुआ, पैंथर हुआ, इनसे बचने के लिए बाहर चले आए। और ये लोग अब रहने लगे कहाँ पे? ग्रास लैंड्स पे। ये कौन से थे? ग्रास ईटिंग एनिमल्स लाइक डियर, एंटेलोप, गोट, शीप, कैटल, ये यहाँ पे रहने लगे। अब ह्यूमन बींग्स क्या सोचने लगा? ह्यूमन बींग को अब फॉरेस्ट में इनके पीछे पीछे नहीं घूमना पड़ता था। ह्यूमन बींग सोचने लगा कि ये जो एनिमल्स हैं ये तो इसी ग्रास लैंड्स पे ही रह रहे हैं। तो इन लोगों ने सोचा, ये लोग ह्यूमन बींग्स ने स्टार्ट कर दिया प्रोटेक्शन ऑफ दीज एनिमल्स। ये जो एनिमल्स थे इनका शिकार करने अब जंगल से निकल के कौन आते थे? डिफरेंट एनिमल्स जैसे लायन, पैंथर, टाइगर, ये सब आते थे। तो जो ह्यूमन बींग्स थे वो प्रोटेक्ट करने लगे इन एनिमल्स को। किससे? वाइल्ड एनिमल्स से। जो वाइल्ड एनिमल्स होते थे, डेंजरस वाइल्ड एनिमल्स जो इनको खाते थे एनिमल्स से, इनसे इनका प्रोटेक्शन करने लगे। इनसे इनका प्रोटेक्शन करने लगे तो ह्यूमन बींग्स और इन एनिमल्स में एक तरह की बॉन्डिंग डेवलप हो गई, एक तरह की फ्रेंडशिप हो गई। और इस तरह से ये एनिमल्स अब ह्यूमन बींग्स के साथ रहना स्टार्ट कर दिए। और ह्यूमन बींग्स क्या करने लगे? इनकी टेक केयर करने लगे, इनको जो वाइल्ड एनिमल्स थे उनसे बचाने लगे, और ग्रास लैंड पर दोनों एक साथ रहने लगे। और इस तरह से ह्यूमन बींग क्या बन गया? हर्डर बन गया। इन एनिमल्स को प्रोटेक्ट करते थे, और जो भी प्रोडक्ट इन एनिमल्स से मिलता था, जो भी मिल्क वगैरह मिलता था, उसको ह्यूमन बींग्स फूड आइटम के रूप में इस्तेमाल करते थे। इस तरह से ह्यूमन बींग बन गया हर्डर। हर्डर बनने से लाइफ आसान हो गई। अब उनको फूड आइटम्स के सर्च में एक जगह से दूसरी जगह पे घूमना नहीं पड़ता था। इन्हीं ग्रासलैंड के आसपास ये लोग भी अपनी हट बना के रहने लगे। ये एनिमल्स जो एंटेलोप, गोट, शीप, कैटल, जो डोमेस्टिक एनिमल्स हैं, ये भी इनके साथ रहने लगे, क्योंकि ये लोग प्रोटेक्ट करने लगे इन एनिमल्स को। किससे? वाइल्ड एनिमल्स से। तो दोनों में बॉन्डिंग डेवलप हो गई, फ्रेंडशिप हो गई, और इस तरह से ह्यूमन बींग बन गया हर्डर। अब नेक्स्ट विल ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ हंटर गैदरर्स बिकेम फार्मर। अब फार्मर कैसे बने? फार्मर बनने का प्रोसेस वही स्टार्ट होता है इन द बिगनिंग ऑफ मीजोलिथिक टाइम पीरियड, 12,000 ईयर्स एगो। अगेन जैसा कि मैंने पिछले केस में बताया था, वर्ल्ड का जो क्लाइमेट था वो क्या बना? वार्मर हो गया, गर्म हो गया, जिससे रेनफॉल इंक्रीज हुई, इससे ग्रास लैंड डेवलप हुए। अब इन ग्रास लैंड में डिफरेंट काइंड ऑफ ग्रासेस ग्रो हुई नेचुरली। इन्हीं में कुछ ग्रेन बियरिंग ऐसी ग्रास डेवलप हुई जिनमें क्या रहते थे? ग्रेन भी रहते थे। ग्रेन मतलब जिसको ह्यूमन बींग्स खाते हैं तो एनर्जी मिलती है। और ये ग्रेन मतलब जो भी फूड ग्रेन्स हम की वाली क्रॉप्स हैं, ये एक तरह की ये भी ग्रास है, जैसे वीट, ज्वार, बाजरा, मेज, बार्ली, राइस, पैडी, मतलब ऑल दीज आर ग्रासेस। और ये नेचुरली सबसे पहली बार ह्यूमन बींग्स ने नहीं उगाए थे, ये नेचुरली उगे थे जब ग्रास लैंड डेवलप हुए थे अबाउट 12,000 ईयर एगो। तो इन ग्रास लैंड्स में डिफरेंट काइंड ऑफ ग्रासेस थी। तो ह्यूमन बींग्स ने ऑब्जर्व करा कि कुछ ग्रासेस में तो ग्रेन्स हैं, मतलब बड़े बड़े दाने हैं, जैसे वीट, बार्ली, राइस, इन लोगों ने नाम रखा इसका। और इन ग्रेन्स को जब इन लोगों ने खाया तो इनको काफ़ी टेस्टी लगा और इससे काफ़ी एनर्जी भी मिली। तो इन लोगों ने क्या करा? इन ग्रेन्स का जो पैटर्न था उसको ऑब्जर्व करना स्टार्ट कर दिया। और उन लोगों ने सोचा कि वाई नॉट टू ग्रीव दीज क्रॉप्स बाय देयर ओन। उन लोगों ने सोचा कि क्यों नहीं इनको वो खुद ही उगाएं। और इस तरह से उन लोगों ने लर्न करा। क्या लर्न करना? वॉच करने लगे। क्या? कि कैसे इनकी ग्रोइंग होती है, ये ग्रो कैसे करते हैं और कैसे ये पकते हैं, मतलब कब ग्रो करते हैं और कब पकते हैं। ये पूरा पैटर्न इन लोगों ने स्टडी करना स्टार्ट कर दिया ह्यूमन बींग्स ने। और इन दिस वे दे थॉट ऑफ, वो सोचने लगे ग्रोइंग प्लांट एनिमल्स देयर ओन। और उन लोगों ने सोचा कि अब क्यों ना इन जो भी प्लांट्स हैं जिनमें ग्रेन्स हैं, इनको खुद ही उगाया जाए। उगाने लगे और दूसरे एनिमल से इनको प्रोटेक्ट करने लगे, और इस तरह से इनको बहुत सारा ग्रेन्स मिलने लगा। और इस तरह से आप देख सकते हैं कि एक जगह से दूसरी जगह इनका जो मूवमेंट फ्रिक्वेंट होता था वो कुछ कम हो गया, क्योंकि एक ही जगह पे इनको एनिमल्स मिल जाते थे
और वहीं पे ग्रेन बेयरिंग ग्रासेस से इनको ग्रेन मिल जाते थे, तो पूरा फूड आइटम्स इनको ये ग्रासलैंड्स के आसपास मिल जाता था, इसीलिए ग्रासलैंड्स जो भी थे उनके आसपास अपनी हट बना के रहने लगे, और इस तरह से ह्यूमन बीइंग क्या बन गए, फार्मर। लास्ट टॉपिक अब देखेंगे, यदि हिस्ट्री को स्टडी करते हैं तो साइट्स एक टर्म आएगा। साइट का मतलब क्या होता है, साइट मतलब दीज आर दोज प्लेसेस वेयर रिमेन्स ऑफ थिंग्स वेयर फाउंड। ये ऐसे प्लेस हैं जो एंशियंट टाइम में लोग जो भी सामान यूज़ करते हैं उन सामान के जो बचे कुचे टुकड़े हैं या बचे कुचे सामान मिले हैं, कैसे, डिगिंग ऑफ अर्थ बाय हुम, बाय द आर्कियोलॉजिस्ट। आर्कियोलॉजिस्ट ने जब अर्थ की डिगिंग करी है, खुदाई करी है, आर्कियोलॉजिस्ट का ही काम होता है जहाँ भी उनको लगता है कुछ सामान मिल सकता है उस एरिया को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से अप्रूवल लेके अक्वायर करते हैं आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो है, और उसकी डिगिंग करते हैं, और उसमें जो भी टूल्स, पॉट्स और बिल्डिंग्स पास्ट में यूज़ की जाती थी उनमें से जो भी सामान बचा कुचा मिलता है उसको निकालते हैं, और उस सामान को देखकर अनुमान लगाते हैं कि उस टाइम पे लोगों की लाइफ कैसी रही होगी, क्योंकि ये वो टाइम पीरियड है जिसका कोई रिटर्न एविडेंस हमारे पास नहीं है कि लोगों की लाइफ कैसी थी। तो उस ज़माने के जो भी सामान ज़मीन के नीचे खुदाई से मिलते हैं उन ऑब्जेक्ट्स को देख कर पता लगाया जाता है, और जिन जगहों से ये सामान, एंशियंट लोग जिन सामानों को यूज़ करते थे, जिन जगहों पे खुदाई से ये सामान मिलते हैं उन जगहों को, उन प्लेसेस को साइट्स बोलते हैं। ओके, ये सामान कौन से सामान हैं, ये वो सामान है जिनको बनाया गया, यूज़ किया गया और फिर फेंक दिया गया। जैसे हम भी आज कोई सामान बनाते हैं, यूज़ करते हैं, मोबाइल फ़ोन ख़रीद के लाए, यूज़ किए, फिर उसको फेंक देते हैं। एंशियंट टाइम में भी सामान बनाते थे, यूज़ करते थे, फेंक देते थे, तो वो टाइम विद रिस्पेक्ट टू टाइम ज़मीन के नीचे चले जाते थे, और ज़मीन के नीचे उसमें से कुछ सड़ गल गए, कुछ बच गए, खुदाई से जो मिलते हैं उसको यूज़ करके हम अनुमान लगाते हैं, या आर्कियोलॉजिस्ट जो होते हैं वो अनुमान लगाते हैं कि कैसे लोगों की लाइफ रही होगी। ये कहाँ से मिलते हैं, फाउंड ऑन द अर्थ सरफेस, अर्थ सरफेस पे कई बार मिलते हैं, बेरीड अंडर द अर्थ, ज़मीन के नीचे दफनाए हुए मिलते हैं, खुदाई से मिलते हैं, समटाइम्स अंडर वाटर, कभी कभी तो पानी के सरफेस पे भी खुदाई से सामान मिले हैं। तो ये साइट्स कहीं भी हो सकती हैं, ज़मीन के नीचे, ज़मीन के ऊपर, पानी के नीचे भी हो सकती हैं। ये साइट्स दोज प्लेसेस वेयर रिमेन्स ऑफ बिल्डिंग्स, pots, pans, whatever tools were being used by the people of ancient period are found by the archaeologist after the digging of earth। अब यहाँ पे कुछ साइट्स, कुछ जगह हैं दी गई हैं जहाँ पे क्या क्या सामान मिले हैं, इसका एक लिस्ट दिया गया है। जैसे कि भीमबेटका, भीमबेटका मैंने बताया था आपको, हैबिटेशन कम फैक्ट्री साइट था। यहाँ पे नेचुरल केव्स मिली हैं, नेचुरल केव्स मतलब पहाड़ में ऐसी केव्स मिली हैं जिससे पता चलता है कि यहाँ पे ह्यूमन बीइंग्स रहते थे, क्योंकि इन केव्स से ह्यूमन बीइंग्स, एंशियंट टाइम पे ह्यूमन बीइंग्स जो भी सामान यूज़ करते थे उनके रिमेन्स मिले हैं, उनके बचे खुचे हिस्से मिले हैं इन केव्स को जब भी एक्सप्लोर किया गया है। तो कुरनूल केव्स मैंने बताया था आपको, आंध्र प्रदेश में, यहाँ पे सबसे पहली बार ह्यूमन बीइंग्स ने क्या इस्तेमाल किया था, फायर का। पटने, महाराष्ट्र में एक पटने जगह है, यहाँ पे माना जाता है कि ऑस्ट्रिच एक ज़माने में हुआ करते थे। ऑस्ट्रिच एक बर्ड होती है, क्योंकि उसके एग के छिलके मिले हैं, शेल मिले हैं। और हुंसगी में लाइमस्टोन, एक डिफरेंट काइंड ऑफ स्टोन होता है, लाइमस्टोन के बने हुए सामान मिले हैं। तो ये मैच द फॉलोइंग में आ सकता है, भीमबेटका, नेचुरल केव्स, कुरनूल केव्स, फायर, पटने, ऑस्ट्रिच एग शेल्स। हुंसगी में क्या मिला है, डिफरेंट टूल्स मेड ऑफ लाइमस्टोन। ओके, सो दिस इज़ all about this chapter. I hope the different concepts you would have understood. Thank you.